नमस्कार। आज शाम 5 बजे बंगाल में पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया। परसों मतदान होगा और आप भी सोच रहे होंगे कि इस बार मतदान में पूरे चुनाव प्रचार में बाकी मुद्दे नहीं, सिर्फ एसआईआर एसआईआर की चर्चा सुनाई दी। जैसे बिहार में एसआईआर की चर्चा थी, उसके बाद बंगाल में अब एसआईआर की चर्चा हो रही है। और आप सोच रहे होंगे भाई क्या हुआ, ऐसा क्या अजीब बंगाल में हुआ, वोट तो सब जगह कटे हैं। तो अगले 10 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि बंगाल में हुआ क्या, क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों आपको, चाहे आप बंगाल में रहते हो या नहीं, आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। एक शब्द है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, तार्किक विसंगति या तार्किक त्रुटि, जो चुनाव आयोग इस्तेमाल करता है, जिसके बहाने 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। मैं पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन जो लब्बो लुआब है कहानी का ये कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वोटर की नहीं है, ये चुनाव आयोग की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। ये तार्किक विसंगति बंगाल में जो हुआ है, चुनाव आयोग की तार्किक विसंगति है। दरअसल जो बंगाल में हो रहा है उसे आप चुनाव मत कहिए, ये तो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है बंगाल में। क्योंकि चले थे विश्वगुरु बनने, विश्वगुरु तो बन नहीं सके, तो सोचा चलिए अपने यहां चक्रवर्ती बन जाए। चक्रवर्ती बनने के लिए तो आपको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है ना। अब दिक्कत यह हुई है कि उस यज्ञ में एक विघ्न पड़ गया, एक अड़चन आ गई। अड़चन क्या? कि बंगाल में घोड़े को पकड़ लिया है और बंगाल के कुछ मतदाता हैं जो कुछ भी करेंगे, बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे। तो फिर इस यज्ञ के पुजारी यानी कि ज्ञानेश जी आते हैं और कहते हैं, सर इस विघ्न निवारण की एक तरकीब है। क्या है भाई तरकीब? कहते हैं विघ्न निवारण अभियान हम कर सकते हैं, यानी कि समझिए स्पेशल इंपेडिमेंट रिमूवल, एसआईआर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल बंगाल में जो एसआईआर है, ये बीजेपी के लिए बंगाल की चढ़ाई करने के रास्ते में जो रोड़ा है, वो हटाने का अभियान है। इसे चुनाव आयोग का खेल मत समझिए, सीधे सीधे राजनीतिक खेल है बंगाल में जो हो रहा है। हकीकत यह है कि एसआईआर जब से बंगाल में शुरू हुआ, और मेरे जैसे लोगों ने तो कहा था कि भाई बिहार तो सिर्फ एक झलकी है, ये एसआईआर बना है बंगाल के लिए। और पहले दिन से, एसआईआर होने से पहले चुनाव आयोग कह रहा था कि बंगाल में वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ है, बंगाल की वोटर लिस्ट को तो खास तौर पे ठीक करना पड़ेगा। उसके अंदर तमाम स्थानीय लोगों से करके सरकार ने किसी तरह से वोटर लिस्ट में न जाने कितने नाम घुसवा दिए हैं, तो बंगाल का तो खास ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलिए हम तार्किक तरीके से जांच करते हैं, तर्क के आधार पे, तथ्यों के आधार पे। अब ये पहला तथ्य देखिए, क्या बंगाल की वोटर लिस्ट सामान्य से बड़ी थी? बंगाल में टोटल जो आबादी थी, एडल्ट्स, ये आबादी की संख्या मैंने नहीं बताई है, आबादी की संख्या भारत सरकार का पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की प्रोजेक्शन, जो रिपोर्ट एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, वो बताता है कि बंगाल में अक्टूबर 2025 को, अक्टूबर 2025 जब एसआईआर शुरू हुआ, उस वक्त बंगाल की आबादी थी 7 करोड़ 67 लाख, 7 करोड़ 67 करोड़, 0.67 करोड़। और बंगाल के वोटर कितने थे? लगभग एग्जैक्टली उतने ही, 7 करोड़ 66 लाख। ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मैच करते हुए, मतलब परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 99.67%। इतनी एक्यूरेट मैंने कहीं नहीं देखी। वोटर लिस्ट कहीं 97% होती है, 98% होती है, 102% होती है, 99.7% मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब बंगाल की वोटर लिस्ट जरूरत से ज्यादा बड़ी नहीं थी, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ठीक वोटर लिस्ट बंगाल की थी। मतलब चुनाव आयोग के पास ये मानने का कोई आधार नहीं था कि बंगाल के अंदर कोई बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है जिसको हमें ठीक करना है। लेकिन भाई ठीक तो उन्हें करना था। एक दूसरी चीज देखिए, क्या बंगाल में वोटर की लिस्ट में कुछ ज्यादा बंगाल के चुनाव अधिकारियों ने कुछ गड़बड़ की?
चुनाव आयोग का कहना था कि बंगाल में जो है, देखिए मैपिंग में इतने कम नाम क्यों कटे बंगाल में? मैपिंग का मतलब क्या है कि हर वोटर को, अगर आपके यहां हो चुका है एसआईआर तो आपको पता होगा, नहीं होता तो पता लगा लीजिए। हर वोटर को बताना पड़ता है कि 2002 में मेरे परिवार का कौन सा व्यक्ति 2002 में वोटर था। जब आप उससे लिंक कर देते हैं तो इलेक्शन कमीशन कहता है मैपिंग हो गई। और इलेक्शन कमीशन का कहना था, देखिए बंगाल में कुछ गड़बड़ हुई है, इन लोगों ने इतने कम लोगों को अनमैप्ड छोड़ा है, यानी कि सबका धक्का देके इन्होंने मैप करवा ही दिया है। मैंने कहा चलिए आंकड़े देख लेते हैं। बंगाल में कितने प्रतिशत लोगों की मैपिंग नहीं हुई, यानी कितने प्रतिशत लोग छूट गए मैपिंग होने से? 4.5, 4.5। अब 4.5 का आंकड़ा कम है या ज्यादा है, वो देखने के लिए बाकी राज्य भी देख लीजिए। पूरे देश में परसेंटेज क्या था? पूरे देश में था 5.3, कोई ज्यादा कम नहीं। अब ये देखिए आप, मध्य प्रदेश 1.6, राजस्थान 1.6, तमिलनाडु 2.3, छत्तीसगढ़ 3.5। इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, बंगाल में गड़बड़ हुई है, 4.5 में प्रॉब्लम है, 1.6 में प्रॉब्लम नहीं है, 3.5 में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पहले से मन बना रखा है। एक और आंकड़ा हम देखते हैं कि क्या बंगाल में कुछ विशेष हुआ, क्या बंगाल में जितने नाम कटने चाहिए थे वो नहीं कटे। इसको चेक करने के लिए हम एक चीज और देखते हैं कि बंगाल का आंकड़ा क्या था। ये सब हम इसलिए देखना चाह रहे हैं कि भाई, मैंने तो ये भी देखा कि क्या एसआईआर शुरू होने से जस्ट पहले बंगाल में बहुत ज्यादा लोगों के फॉर्म भरे गए। फॉर्म काफी भरे गए, लेकिन उनमें से 40% फॉर्म रिजेक्ट हो गए। मतलब ये कहना कि बंगाल के अधिकारी कुछ विशेष खेल कर रहे थे नाम बढ़ाने के लिए, इसका कोई प्रमाण नहीं। ये देखिए, टोटल पहले फेज में जो एसआईआर का पहला दौर होता है, जिसमें कि नाम काटे जाते हैं इस आधार पे कि या तो एब्सेंट हैं, शिफ्टेड हैं, डेड हैं, डुप्लीकेट हैं, एएसडीडी बोला जाता है। सभी राज्यों के आंकड़े हैं जिसकी बंगाल से तुलना है। कुल मिला के बंगाल में कितने नाम कटे? 7.7%। ठीक है, ये बंगाल का आंकड़ा है, 7.7%। ये मैंने इन तीनों को जोड़ दिया है, ये 4.3, ये 3.2 और ये 0. अब इनकी बाकियों से तुलना कर लीजिए। नजदीक में ही राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों हैं। राजस्थान में कितने हैं, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए। राजस्थान में है 7.6 और मध्य प्रदेश में है 7. कहा यह जा रहा था कि भाई, बाकी राज्यों की तुलना में बंगाल में बहुत कम नाम कटे हैं क्योंकि टीएमसी ने कुछ हेराफेरी करके लोगों के नाम कटवाने से रोक दिया है। भैया, अगर हेराफेरी थी तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो उससे भी ज्यादा हुई है, उससे क्यों परेशानी नहीं है? ये सब आंकड़े मैं इसलिए दिखा रहा हूं, ये बताने के लिए कि चुनाव आयोग का ये जो मानना था कि भाई कुछ विशेष हो रहा था बंगाल में जिसे रोकने की हमें कोशिश करनी थी, ऐसा कुछ विशेष नहीं हो रहा था। एसआईआर के पहले राउंड तक, जब तक कि लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म आते हैं, जब तक ड्राफ्ट लिस्ट आती है, तब तक कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था बंगाल में। जैसा बाकी राज्यों में हुआ, मोटे तौर पे वैसा ही हो रहा था। लेकिन चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि विघ्न निवारण करना था, क्योंकि वोटर लिस्ट से नाम काटने थे और कुछ खास लोगों के काटने थे। इसलिए चुनाव आयोग ने इस साधारण स्थिति में असाधारण काम करने शुरू किए। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ स्पेशल ऑब्जर्वर भेजने की जरूरत है। स्पेशल ऑब्जर्वर सब राज्यों में गए, लेकिन ये देखिए, बंगाल में 30 स्पेशल ऑब्जर्वर भेजे गए, इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर। यूपी में केवल 4। कौन सा राज्य बड़ा है, आप सोच लीजिए। यही नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर भेजे गए जो हर सीट के हर पंचायत में जा जाके बैठे। पूरे देश में 0 और बंगाल में 8,000। कुछ स्पेशल है ना बंगाल में। ये तो आपने देखा ही होगा कि बंगाल में चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया, सारे आईएएस अफसरों को बदल दिया, सारी पुलिस को बदल दिया। पूरे देश में 506 ट्रांसफर हुए, जिसमें से 490 ट्रांसफर सिर्फ बंगाल में। स्पेशल है मामला। यही नहीं, इतने से बात नहीं बनी। स्पेशल ऑब्जर्वर गए, सब कुछ हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा ना, काम था विघ्न निवारण का, विघ्न निवारण पूरा हुआ नहीं। तो फिर एक और काम हुआ।
चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में गया और कहा कि नहीं, ये जो ऑफिसर लगाए हैं ना, इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर्स, इलेक्टोरल रोल ऑफिसर, ये ठीक नहीं है। और चुनाव आयोग ने एक झगड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया कि विवाद है इतने सारी चीजों पे। विवाद कागज पे था नहीं, विवाद पैदा किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम विजडम के हिसाब से यह फैसला दिया कि अरे भाई, इन दोनों में झगड़ा है, चुनाव आयोग में और बंगाल के जो ईआरओज हैं उनमें आपस में झगड़ा है। कानूनन तौर पे केवल और केवल ईआरओ को ताकत है, लेकिन चुनाव आयोग अपने ही ईआरओ को कह रहा था कि नहीं, ये गड़बड़ काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने न जाने क्यों यह फैसला दिया कि इन दोनों के ऊपर एक और पंच बैठाने की जरूरत है, जिसका संविधान कानून में कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंच बैठाया। कितने झगड़े निकले, विवाद का संख्या बढ़ा के चुनाव आयोग ने 60 लाख कर दिया। अब 60 लाख केस का फैसला कुछ बेचारे कुल 500-600 जजों को 35 दिन में करना था। मैंने गिनती की, हर दिन कितना करना था। हर दिन एक जज को, मतलब कुल एक महीने 35 दिन में 60 लाख केस, कुल 500 के करीब जज, एक दिन में हर जज को 250 केस का फैसला करना था। और अगर एक बहुत अच्छा जज होता और 10 घंटे काम कर रहा होता, फिर भी उसको हर घंटे 25 केस का फैसला करना था। यानी कि किसी व्यक्ति के भारत का नागरिक है या नहीं है, उसका फैसला 2-2.5 मिनट के अंदर होना था। तो जाहिर है वही हुआ जो होता है ऐसे में। 2-2 ढाई मिनट में आप केस का फैसला देंगे तो क्या होगा? होगा ये कि तमाम तरह से हाहाकार मच गया। तमाम तरह की ऐसी चीजें हुई जिनका कोई तुक नहीं है। ये आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। दिल्ली को भी अब खबर लग गई है, लेकिन ये खबर बंगाल में तो पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है। चारों तरफ लोग बता रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि इसका आधार क्या था? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। एक सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर ने आज आपने अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी एज जो लिखी थी, सॉफ्टवेयर 2002 में आपके पिताजी, आपकी मां, नाना, दादा, उसके नाम की एंट्री को चेक करके, उसकी एज को चेक करके आज के हिसाब से बताता था कि नहीं, कुछ गड़बड़ किया आपने। आपका पिताजी का तो नाम वो नहीं है जो कि होना चाहिए। जो पहले लिखा था दूसरा था, आज दूसरा है। मतलब पहले देवेंद्र सिंह यादव लिखा था, आज आप सिर्फ देवेंद्र यादव बता रहे हैं, आपका तो पिता बदल गया है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। यही नहीं, इससे भी ज्यादा मतलब बेकार और अजीब अजीब किस्म की हरकतें हुई हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे। कहा गया कि आपके और आपके पिताजी की उम्र के बीच में 15 साल से ज्यादा का फासला क्यों नहीं है? अरे भाई, आज से 22 साल पहले क्या उनकी एज लिखी गई होगी? हिंदुस्तान में 60 साल के आदमी को आराम से 65 भी लिख सकते हो, 55 भी लिख सकते हो, लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। और जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो गई तो फिर ये लोग दौड़े, दौड़ के इन्होंने अपने कागजात दिखाए, लोगों ने अपना आई कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ दिखाया, पासपोर्ट तक दिखाया, उसके बावजूद रद्द हो गया। ये छोटा सा केस मैं आपको दिखाता हूं। ये मुझे बंगाल में मिला, बालीगंज जो बंगाल में कलकत्ता की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां एक मित्र ने दिखाया मुझे ये केस। ये केस है किसी सज्जन का जिनके पिताजी का नाम इफ्तिखारुल है ना। हम अभी इसको हटा देते हैं, ये सब देखने का सिर्फ इफ्तिखारुल से मतलब है हमारे को। इनका नाम, इनके पिताजी का नाम इफ्तिखारुल हक है। अब इफ्तिखारुल के स्पेलिंग IFTEKHARUL, सामान्य इफ्तिखारुल हक। अब इलेक्शन कमीशन से इनको नोटिस दिया गया है, ड्यू टू मिसमैच बिटवीन द नेम ऑफ योर फादर एज गिवन इन द करंट इलेक्शन एंड एज गिवन इन द इलेक्शन रोल्स प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस SIR। तो मिसमैच हो गया साहब आपके पिताजी के नाम का। मैंने देखा क्या मिसमैच हुआ है। अब देखिए मजे की बात, ये है उनके पिताजी का नाम जो कि आज से 20 साल पहले के उसमें लिखा हुआ है। शायद आप ठीक से पढ़ नहीं पा रहे होंगे। ये लिखा है IFTEAK स्पेस हारुल, इफ्तिक हारुल। मतलब हुआ क्या है, टी और एच को यूं लिखने की बजाय टी यहां है और एच यहां है, बस इतना अंतर हुआ है। इसके आधार पर उन्होंने कह दिया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और आपका नाम काट दिया गया। अब इस बंदे के पास पासपोर्ट तक है। अब आप देखिए क्या स्थिति है, पासपोर्ट में दिखा रहा है कि नहीं मेरे पिताजी का नाम ये है, कट गया। और कितना? 27 लाख ऐसे नाम कट गए। आप ये टेबल देखिए, पूरे देश में
वोटर के नाम कटे हैं, बंगाल में भी कटे हैं। लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद हर राज्य में आप देखिए नाम बढ़े हैं, पहले से ज्यादा बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हर राज्य में ड्राफ्ट लिस्ट के बाद और फाइनल लिस्ट के बीच में नाम बढ़े। केवल बंगाल है जहां पे नाम घट रहे हैं। पहले 7 करोड़ 8 लाख नाम थे ड्राफ्ट लिस्ट में, घट के 6 करोड़ 75 लाख हो गए। ये है बंगाल का खेल। और इसलिए बंगाल में जो एसआईआर का खेल है वो अनूठा है। और अगर ये बाकी देश में होता है तो याद रखिए, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। आपके पास तमाम चीजें हैं। और ये भी हम देख रहे हैं, जो नाम कटे हैं वो सीधे सीधे मुस्लिम पॉपुलेशन से जुड़े हैं। ये भवानीपुर है, जहां आबादी में 22% मुसलमान हैं, लेकिन जिनके नाम कटे हैं उनमें से 52%। बालीगंज, जहां केस देख रहे थे, 54% मुसलमान हैं, लेकिन कटे हुए नामों में 76%। पूरे बंगाल में ये हुआ है, चुन चुन के नाम काटे गए हैं। और अगर ये होता है, याद रखिए, आपके पास पैन कार्ड है, आई कार्ड है, आधार है, आपके पास पासपोर्ट है, लेकिन फिर भी आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। और दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करना चाहता। कहता है आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में चले जाइए, ट्राइब्यूनल का दरवाजा नहीं खुलता है। और कोर्ट कहता है अच्छा इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे लेना, कौन सा परमानेंटली तुम्हारा जा रहा है। ये खेल है। इसलिए बंगाल में जो खेल है, ये एसआईआर चुनाव के शुद्धिकरण नहीं है, ये बीजेपी के हित के लिए रोड़ा हटाने का काम है। तो क्या बीजेपी जीत जाएगी? ना ना ना, इतना जल्दी मत मानिए। बेचारे चुनाव आयोग ने अपना पूरा काम कर लिया है, लेकिन क्या बीजेपी इतना नजदीक है? क्या एक कांटे का चुनाव है? क्या बीजेपी इतना नजदीक आ चुकी है कि चुनाव आयोग के थोड़े से धक्के से निकल जाएगी? जो लोग बंगाल जानते हैं वो कहते हैं नहीं। और खास तौर पे वो कहते हैं अब जब ये मुद्दा बन गया है, अब तो बंगाल की जनता सबक सिखाएगी बीजेपी को। तो क्या आखिरी दिन सुरक्षा बलों का इस्तेमाल होगा, जिसकी आशंका बहुत हो रही है? मानना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस यज्ञ में जो ये करना चाहते हैं, अश्वमेध यज्ञ, इसमें भारत की बची खुची संस्थाओं की भी आहुति हो जाए। इसलिए आपको, मुझे, हम सबको नजर रखनी होगी देश बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।